जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी गया जी पे। और जैसा कि आप लोग देखें कि अभी बीपीएससी ऑडिटर का एग्ज़ाम जो हुआ है 5 जुलाई का, ये उसी का आज डिटेल सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो इसका तो एग्ज़ाम हो गया, लेकिन आप लोग का अगला टारगेट होगा 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स, जो कि 26 जुलाई को होने वाली है। तो इस सॉल्यूशन से आपको क्वेश्चंस का पैटर्न और बीपीएससी की अप्रोच समझने में काफ़ी मदद मिलेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि एक सेकंड। हाँ, भारत में विनिर्माण एमएसएमई का योगदान लगभग 35% है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि एमएसएमई का योगदान 35 से 40% है। एमएसएमई वैश्विक रोजगार को यानी कि ग्लोबलाइजेशन में 50% से अधिक योगदान करते हैं। तो ये भी ऑप्शन सही है, क्योंकि आईएलओ और वर्ल्ड बैंक जैसे रिपोर्ट से ये मानना है कि एमएसएमई वैश्विक बाजार यानी कि ग्लोबल मार्केट में 50% का कंट्रीब्यूट करता है। तो ये भी ऑप्शन सही है, 1 सही है, 2 सही है। इसमें दिया हुआ है कि एमएसएमई भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 50% का योगदान करते हैं। तो ऐसे ही ऑप्शन थोड़ा सा गलत लग रहा है, क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि भारत का जीडीपी, इंडिया जीडीपी जीडीपी में अगर ग्लोबल मार्केट से 50%, सॉरी, एमएसएमई से कंट्रीब्यूट 50% तो हो नहीं सकता। तो इसका लगभग 30% तक योगदान है एमएसएमई का। माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज का फुल फॉर्म होता है। तो इसका 3 गलत हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा, केवल सी। इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड में देखेंगे, कह रहा है कि मिशन लाइफ मुख्य रूप से बढ़ावा देता है। तो ए में दिया हुआ पर्यावरणीय अस्थिरता को बढ़ावा देने के लिए जीवन शैली व्यवहार और जीवन शैली में बदलाव। सेकंड में है पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार के नेतृत्व वाली कार्रवाई आवश्यक है। आर्थिक विकास के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक विस्तार। जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपाय प्रयास नहीं किया गया। तो ऑप्शन जानते हैं कि ऑप्शन ई भी मारना था इस बार बीपीएससी में। तो कितने बच्चे हैं कि छोड़ चुके हैं ऑप्शन ई, ध्यान से देखे नहीं, कितने नहीं फिल कर पाए ऑप्शन में। और भाई 2 घंटा का टाइम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ओएमआर भरने में, क्योंकि ई भी भरना होता है। और आप लोग अगर लास्ट में भरने की कोशिश कीजिएगा तो काफ़ी हद तक क्वेश्चन भी छूट सकते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से ओएमआर को भरिए। सेकंड में क्या करा, मिशन लाइफ के बारे में। तो मिशन लाइफ जो आपका है, ये आपका 20 अक्टूबर 2022 को क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था। किसके द्वारा लॉन्च हुआ था ये? तो लॉन्च हुआ था इंडियन इंडियन प्राइम मिनिस्टर यानी कि मोदी एंड यूनाइटेड सेक्रेटरी जनरल के द्वारा हुआ था। यूनाइटेड सेक्रेटरी जो जनरल थे उनके द्वारा लॉन्च हुआ था, और ये थे एंटोनियो एंटोनियो गुटरेस एंटोनियो गुटरेस, ठीक है। तो इसका, और ये कब डिसाइड किया गया था? तो ये आपका कॉप कॉप 26 2021 में जो समिट हुआ था, ये समिट हुआ था कहाँ? ग्लासगो में हुआ था। ग्लासगो में हुआ था और यहीं डिसाइड किया गया था। तो इसका ऑप्शन ये होगा कि पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए व्यवहार और जीवन शैली में बदलाव यानी कि बिहेवियरियल एंड लाइफ स्टाइल चेंजेस टू सपोर्ट इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इसका ऑप्शन 1 होगा, 2 का। सेकंड में क्या कह रहा है कि थर्ड में कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में सकल स्थिर पूंजी निर्माण जीएफसीएफ का हिस्सा लगभग कितना है? जीएफसीएफ मतलब क्या होता है? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसका हिस्सा कितना है? तो हिस्सा इसका 30% है, और ये इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है। इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है, इसलिए इकोनॉमिक सर्वे से लगता है काफी सारे क्वेश्चन आए हैं, 5 से 6 क्वेश्चन आए इकोनॉमिक सर्वे से। फोर में क्या कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जीएसडीपी जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में बिहार का राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है। तो ये आपका 2.98% है। ये भी आपका इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया है, 4 का सी हो जाएगा। 5 में दिया गया है कि वर्ष 2023-24 के लिए स्थिर कीमतों पर बिहार में जीएसडीपी में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान लगभग है। तो 2023-24 का ये डाटा पूछ रहा है ग्रॉस जीएसबी का, कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर में इसका योगदान लगभग कितना है। तो इसका ऑप्शन आपका बी होगा। प्राइमरी में आपका 19.9% है, और 21.5% है इसका सेकेंडरी सेक्टर में, और 58.6% है टर्शियरी सेक्टर में। तो 5 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 6 में, कह रहा है कि राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2021 जीडीपी के 9.9.2% घटकर वित्त वर्ष
2025 तक 5% से नीचे आ गया। तो इसका ये ऑप्शन सही है। सेकंड में कह रहा है कि वित्त वर्ष 2026 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के 2% पर निर्धारित किया गया है। जीडीपी के 2%, तो ये ऑप्शन आपका गलत है क्योंकि जीडीपी के 2% पर नहीं निर्धारित किया गया है। सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात राजस्व घाटा 2026 में वित्त 2009 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। ये भी ऑप्शन आपका गलत है। इसमें सिर्फ एक ऑप्शन सही होगा, वन, केवल वन इसमें होगा, 6 का केवल वन होगा। 7 में क्या होगा? 7 में प्रश्न है कि जून 2025 में विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा को संशोधित करके कितना अमेरिकी डॉलर कर दिया है? तो ये 2.5 अढ़ाई डॉलर प्रतिदिन अमेरिकी डॉलर कर दिया है। कह रहा है कि जून में वर्ल्ड बैंक रिवाइज द इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा आपको $2.5 प्रतिदिन $2.5 से कमाने के लिए कर दिया गया है। तो देखिए स्वामित्व पहल से क्वेश्चन पूछा गया है। स्वामित्व पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों की सहायता के लिए कृषि विपणन प्रणालियों का डिजिटलीकरण करना, विभिन्न पहलुओं के माध्यम से गांवों में सिंचाई की सुविधाओं को सुधार करना, ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन आधारित मानचित्रण के माध्यम से भूमि स्वामित्व अभिलेख उपलब्ध कराना। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन आधारित मानचित्रण के माध्यम से भूमि स्वामित्व अभिलेख उपलब्ध कराना। और स्वामित्व पहल है जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज से रिलेटेड है, इनके द्वारा ही लॉन्च किया गया है, पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। और ये ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन टेक्नोलॉजी मानचित्र के माध्यम से भूमि स्वास्थ्य का अभिलेख कराना। तो 8 का सी हो जाएगा। 9 में देखेंगे क्या मिलान करना है। तो इसमें तो आप एक ऑप्शन थोड़ा सा सेंस से मिला सकते थे कि केरल का आप कुदुम श्री मिला सकते थे। कुदुम श्री, कुदुम श्री क्या है? कुदुम श्री है जो कि एक वुमेन एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। वुमेन एम्पावरमेंट एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और ये पोवर्टी इराडिकेशन को भी चलाता है, पोवर्टी इराडिकेशन दूर करता है, पोवर्टी इराडिकेशन एक वहाँ का ये मतलब कि एक स्कीम है। और एक तो आप मिला सकते थे यानी कि बी का वन होगा, बी का वन होगा तो आपका बी ऑप्शन और सी ऑप्शन खत्म हो जाएगा, बच जाएगा आपका ए और डी। अब बच गया आपका ये दोनों में कंपटीशन की महाराष्ट्र में कौन सा होगा, हरियाणा में। तो महाराष्ट्र का ये PIM होगा यानी कि ए का 2 होगा। ए का 2 किस में दिया हुआ है? डी में दिया हुआ है। ए का 2 और सी का 3 हो जाएगा हरियाणा ग्रामीण प्रौद्योगिकी कार्य समूह। तो इसका 9 का हो जाएगा आपका डी। ठीक है। 10 में देखेंगे कि कह रहा है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को GI टैग मिला है। देखिए सबसे आसान क्वेश्चन था ये, मिथिला मखाना को मिला है तो हाँ। और ये फुलकारी कढ़ाई, तो इसको शाही लीची को भी मिला है। कतरनी चावल जो कि वेस्ट चंपारण, सॉरी कतरनी चावल आपका ये भागलपुर का है, हाँ भागलपुर का, भागलपुर का कतरनी राइस। शाही लीची मुजफ्फरपुर का है, मुजफ्फरपुर का। मिथिला मखाना दरभंगा। और ये फुलकारी कढ़ाई जो नहीं होगा तो 2 आपका खत्म होगा, तो ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। और इसका 1 3 4 हो जाएगा, इसका 1 3 4 हो जाएगा 10 का। ठीक है। फुलकारी कढ़ाई कहाँ का है? तो ये पंजाब, पंजाब हरियाणा, एक सेकेंड, आपका ये पंजाब हरियाणा और राजस्थान का है, तीनों का। ठीक है। 11 में क्या दिया हुआ है? युवा फ्रेमवर्क, युवा फ्रेमवर्क से क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग युवा से ये फुल फॉर्म से पूछ दिया है क्वेश्चन कि युवा, युवा लिखेंगे ऐसे, युवा यानी कि कह रहा है कि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने और सुविधा प्रदान करने के लिए शिक्षा प्रणाली में जीवंतता यानी कि वाइब्रेंसी, इसको क्या बोलेंगे? वाइब्रेंसी, वाइब्रेंसी। वित्त पोषण और इनोवेशन सहायता तक पहुंच यानी कि एक्सेस टू फाइनेंसिंग, एक्सेस टू फाइनेंसिंग, इसमें एक्सेस हो जाएगा। उद्यमियों के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम, तो यस इसका हो गया यस टू यूनिवर्सल बेसिक इनकम फॉर एंटरप्रेन्योर्स। इसका ऑप्शन यही आपका गलत है और इसमें पूछ रहा है कौन सा स्तंभ नहीं है। इसका ऑप्शन ये गलत है, इसलिए इसका सी होगा। और देख लेंगे डी में कह रहा है कि स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए नियामकीय सहायक उपायों का लागू करना, इसका मतलब होता है अनलिश, अनलिश। तो अगर युवा का आप लोग पढ़ेंगे युवा के बारे में तो वाई का मतलब होता है आपका यस टू स्टार्टअप, यस टू स्टार्टअप होता है यानी कि यस टू यूनिवर्सल बेसिक इनकम नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन इसका सी गलत हो जाएगा। और यू मतलब होता है अनलिश, तो अनलिश वाला एक ऑप्शन ये दिया हुआ है डी में। वी मतलब वाइब्रेंसी, ए में दिया हुआ है, ए मतलब असेस, तो इसका A B D सही है, सी गलत है। 11 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 में, वर्ष 2023-24 में परिवहन भंडारण और संचार क्षेत्र में वृद्धि के मामले में बिहार भारत के प्रमुख राज्यों में कितना स्थान पर है? तो ये आपका तीसरा स्थान पे है। और ये इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे का प्रश्न है। और इसमें आपका पहला नंबर पर यूपी है, सेकंड पे आपका कर्नाटका है, और थर्ड पे आपका
हमारा बिहार है। तो 12 का थर्ड ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर। 13 में क्या कह रहा है कि सबका बीमा सबकी रक्षा, सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा कानूनों में संशोधन अधिनियम 2025 के साथ भारतीय बीमा कंपनियों में एफडीआई सीमा को बढ़ाकर किया है कितना, 100% कर दिया है। इसका आंसर बी हो जाएगा 13 का। 12 का देखिए ऑरेंज इकोनॉमी, अभी काफी न्यूज में चल रहा था ऑरेंज इकोनॉमी आपका, और इससे क्वेश्चन पूछ भी दिया है बीपीएससी ने। तो ये क्या ऑरेंज इकोनॉमी क्या होता है, तो ये जो रील्स वगैरह जो बनाते हैं उसी के लिए उसी को लिए आया था ये। तो इसमें रचनात्मकता, संस्कृति, बौद्धिक संपदा जो कला को दिखाते हैं, अर्थव्यवस्था पर जो आधारित है, उसी को ऑरेंज इकोनॉमी करते हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम है, रील्स वगैरह यूट्यूब पे बनाते हैं, उससे जो पैसा वैसा आता है, अर्निंग होता है, उसी को बोलते हैं ऑरेंज इकोनॉमी। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन था ये 14 का। और 15 में क्या कह रहा है कि 2023-24 में बिहार का सकल राजकोषीय घाटा 2022-23 की तुलना में लगभग कम था कितना, तो इसका 20.4% हो जाएगा। और ये भी इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन है, तो इकोनॉमिक सर्वे से काफी अच्छा प्रश्न पूछा गया था, अच्छा अच्छा खासा। 16 में देखेंगे कि वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2026 तक भारत सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय में प्रतिशत वृद्धि का निम्न में से किसके सबसे निकट है, तो ये 89% हो जाएगा। इसका यूनियन बजट का क्वेश्चन है ये, यूनियन यूनियन बजट से ये क्वेश्चन है, इसका 89% होगा 16 का। अगला प्रश्न है 17 में कि वित्तीय वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के पीएलएफएस, यानी कि पीएलएफएस से ये क्वेश्चन पूछा गया है। पीएलएफएस आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण महिला कामगारों का सबसे बड़ा हिस्सा निम्नलिखित में कार्यरत है। दिहाड़ी मजदूर में सरकारी सरकारी कर्मचारी तो होगा नहीं, कॉमन सेंस की वाली बात है। नियमित वेतन कर्मचारी ये भी नहीं होगा। और रहा बात ये दिहाड़ी मजदूर स्वयं के खाता कर्मचारी नियोक्ता, तो आपका ये दिहाड़ी मजदूर नहीं होगा, इसका ऑप्शन डी होगा, स्वयं के खाता कर्मचारी नियोक्ता। यानी कि क्वेश्चन का कहने का मतलब था कि पीएलएफएस डाटा है तो क्यूटी फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2026 तक लार्जेस्ट शेयर जो हुआ रूरल वुमेन वर्कर का किसमें इंगेज है, तो ऑन अकाउंट वर्कर्स और एम्प्लॉइज में इंगेज है। 17 का डी हो जाएगा। 18 में क्या कह रहा है कि वित्त वर्ष 2025 के दौरान सेवा क्षेत्र का एफडीआई प्रवाह, कुल एफडीआई लगभग कितना प्रतिशत है। देखिए एफडीआई से क्वेश्चन पूछा है, फॉरेन यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है फुल फॉर्म उसका, एफडीआई का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इससे हर बार एक क्वेश्चन पूछा है फॉर एफडीआई से, और काफी इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक है ये इकोनॉमिक्स का, एफडीआई भी। तो 18 का होगा 65.5%। और ये किसके द्वारा रिलीज होता है, रिलीज किसके द्वारा होता है, ये रिलीज होता है आपका DPIIT के द्वारा। ठीक है, और ये 23-25 के एफडीआई का कुल प्रवाह था। तो एक बार इसका रिपोर्ट जरूर पढ़ें आप लोग। तो 18 का डी हो जाएगा। 19 में है कि बिहार में कौशल विकास के लिए संकल्प योजना को किसके द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। देखिए पूछा है डायरेक्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से कि संकल्प योजना है जो किसके द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाता है। एक सेकंड गाइस, और ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाता है, और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, और इसमें कौन सा मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट, इंटरप्रेन्योरशिप इंटरप्रेन्योरशिप यानी कि MSD। अगला प्रश्न है जल जीवन मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कह रहा मिशन के केंद्रीय बजट 2025-26 में 67,000 करोड़ रुपए का बढ़ा हुआ आवंटन दिया गया है। जल जीवन मिशन के तहत 81% से अधिक ग्रामीण परिवारों के पास स्वच्छ नल का पानी उपलब्ध है। यह मिशन 2019 में इतना करोड़ रुपए के प्रारंभ केंद्रीय परिवार के साथ शुरू किया गया था। 100% कवरेज प्राप्त करने के लिए मिशन को 2035 तक बढ़ा दिया गया है। तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि 2028 तक बढ़ा दिया गया है। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, तो इसका 20 का आपका डी हो जाएगा। 20 का आपका कौन सा होगा, डी होगा, क्योंकि इसका 2028 तक ही बढ़ाया गया है। और इसमें देखेंगे अगला प्रश्न 21, पोल साइंस का क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। हिंसा का त्याग करना आपका ये शामिल है, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, फंडामेंटल ड्यूटीज का देखिए अब तो बीपीएससी तो हर बार फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन पूछ ही रहा है, हर एग्जाम से फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन पूछ रहा है। फंडामेंटल राइट से देखिए, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है अभी, पूछता है कोई ठीक नहीं है पूछ भी देगा, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी आप लोग पक्का याद करके जाइए।
क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, मौलिक कर्तव्य से। इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन से शामिल है। हिंसा का त्याग करना, वायलेंस, ये शामिल है, ये भी शामिल है। वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक टेम्पर, टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट यानी कि वनों की रक्षा करना, ये भी शामिल है। तो ये तीनों तो हम लोग जान रहे हैं, और ये तीनों आपका है जो कि 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था, ठीक है। और जो हिंसा का त्याग करना है, इसका आर्टिकल 51A आई है, और ये आर्टिकल आपका 51A एच में आ रहा है, और ये आपका आर्टिकल 51A जी में आता है, वनों की रक्षा करना। और ये जो ऑप्शन है वन है, तो काफी लोग इसमें गलती किए हैं। तो वन ऑप्शन है क्योंकि आपका 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत ऐड किया गया था, और ये आपका आर्टिकल 51A के में आता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, चारों ऑप्शन है जो कि मौलिक कर्तव्य में शामिल है। 23 में है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। सॉरी, मौलिक अधिकार मतलब कि एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष थे। एडवाइजरी कमेटी इसको बोलते हैं। तो ये वल्लभ भाई पटेल थे। ये तो सब थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये। 23 में देखेंगे अगला प्रश्न कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है जिसमें भाग 3 भी शामिल है, लेकिन यह वह संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकते हैं। मूल संरचना मतलब होता है बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर होता है। और ये बेसिक स्ट्रक्चर आपका 1973 यानी कि केशवानंद भारती, केशवानंद भारती केस के द्वारा किया गया था। ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामले 1967 में यह माना था कि संसद भाग 3 में संशोधन नहीं कर सकती है। ये भी ऑप्शन आपका सही है, लेकिन इसके बारे में थोड़ी बोल रहा है। ये आपका 1973 में हुआ है, ये 1967 में बहुत पहले हुआ है, इसके बाद ये आया है। तो इसका हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन इसका स्पष्टीकरण सही नहीं है। 23 का डी हो जाएगा। 24 में क्या बोल रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कैग के बारे में क्वेश्चन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसको बोलते हैं, और ये आपका आर्टिकल 148 में आता है, ठीक है। आर्टिकल 148 में कह रहा है कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कैग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, ये सही है। सेवानिवृत्त के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के अधीन कोई अन्य पद धारण कर सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार के अधीन नहीं। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि कोई भी पद धारण नहीं कर सकते, राज्य सरकार हो चाहे जो हो, रिटायरमेंट के बाद हो, कोई भी पद धारण नहीं कर सकते हैं। तो टू आपका गलत होगा दोस्त, तो ये आपका गलत हो जाएगा। उपयुक्त सभी भी गलत हो जाएगा, और उपयुक्त में से कोई भी नहीं भी गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बचेगा 1 एंड 3। और ये कह रहा है 3 में कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा को केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके से पद पर हटाया जा सकता है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 24 का क्या होगा, 24 का होगा दोस्त सी हो जाएगा। अब देखेंगे 25 में, 25 में क्या कह रहा है कि भारत में मौजूदा राज्यों के क्षेत्रफल सीमाओं या नियमों के परिवर्तन के संबंध में अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज जिसको बोलते हैं, अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज, भारत में मौजूदा राज्यों के क्षेत्रफल सीमाओं या नामों से परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है जो पूछ रहा है। तो यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कह रहा है कि राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना इस संबंध में कोई विधेयक संसद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ये भी ऑप्शन सही है। राष्ट्रपति को विधेयक को राज्य विधानमंडल उसके विचार व्यक्त करने के लिए क्या विचार व्यक्त करने के लिए भेजना, तो विचार व्यक्त करने के लिए भेज सकता है, ये भी ऑप्शन सही है। कह रहा है कि संसद में इस संबंध में राज्य विधानमंडल से विचारों को स्वीकार करने के लिए बाध्य है, तो ये बाध्य नहीं है, चाहे वो मतलब कि इसमें करे बाउंड करे चाहे नहीं करे, एक्सेप्ट वो पास हो ही जाएगा। तो आपका 4 गलत होगा, तो 4 गलत होगा तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 25 का 1, 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 में क्या कह रहा है कि वित्त आयोग के संबंध में यानी कि फाइनेंस कमीशन जिसको बोलते हैं, संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इस गठन का प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है, ये ऑप्शन सही है। यह केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का वितरण की सिफारिश करता है, इसका ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका हो जाएगा 1 और दोनों। और फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के अंदर आता है, तो आर्टिकल 280 के अंदर आता है, ठीक है। 27 में क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 243 के अंतर्गत गठित राज्य निर्वाचन आयोग यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन किसके लिए उत्तरदायी है, केवल पंचायत चुनावों के संचालन के लिए, पंचायतों और नगर पालिकाओं के सभी चुनावों का संचालन। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, पंचायतों और नगर पालिकाओं के सभी चुनावों के संचालन के लिए उत्तरदायी है। 28 में क्या कर रहा है कि विधि की उचित प्रक्रिया की अवधारणा से भारत में
अनुच्छेद 21 की व्याख्या का विस्तार किया, मुख्यतः निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रभावित है? यानी कि इसका मतलब होता है आपका इंग्लिश में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है जो आपका यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका से लिया गया है। ओरिजिनली ओरिजिनली अडॉप्टेड किया गया किससे? यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं लोग। ओरिजिनली जो अडॉप्टेड हुआ है, मतलब कि ओरिजिनली, एक सेकंड, ओरिजिनली अडॉप्टेड हुआ है किससे? ब्रिटिश, यानी कि यूके से, ब्रिटिश। लेकिन जो कि एक मेनका गांधी केस, मेनका गांधी केस था, ठीक है, और यूनियन ऑफ इंडिया से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? इनकॉर्पोरेटेड किया कि अमेरिकन कंसेप्ट बेटर है, तो अमेरिकन कंसेप्ट को अपनाया गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, 28 का। और एक प्रोसीजर इस्टेब्लिश वाला होता है, वो जो होता है जापान से लिया गया है। 29 में क्या है कि भारत के नियंत्रण और संतुलन प्रणाली का, यानी कि चेक्स एंड बैलेंसेस जो होता है, उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा पारित कानून को असंवैधानिक होने पर निरस्त कर सकता है। इसका ऑप्शन 1 ही होगा दोस्त। सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा पारित कानून को असंवैधानिक होने पर निरस्त कर सकता है, और उसी को बोलते हैं संयंत्रण और संतुलन, जो कि नो, जिसमें लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी अब्सोल्यूट नहीं हो, सभी मिलकर काम करें। 30 में क्या दिया हुआ है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें दिया हुआ है कि शासन में प्रतिष्ठा, यानी कि आरटीआई एक्ट के बारे में पूछ रहा है। आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005। इसमें पूछ रहा है कि यह शासन में प्रतिष्ठा को, जवाबदारी को बढ़ावा देता है, ये ऑप्शन सही है। यह केवल केंद्र सरकार की संस्थाओं पर, तो ये ऑप्शन गलत है, तो इसका सिर्फ 1 हो जाएगा, क्योंकि केंद्र राज्य दोनों में है राइट टू इन्फॉर्मेशन वाला। और ये देखिए 10वीं अनुसूची से क्वेश्चन, देखिए 10वीं अनुसूची से क्वेश्चन हर बार पूछता है, कह रहा है कि दल बदल विरोधी कानून निम्नलिखित में से किस देश से उद्देश्य से बनाया गया है? विपक्षी दलों को विलय को रोकने के लिए, विधायकों को सभी विधेयकों पर अपनी अंतरात्मा के अनुसार मतदान करने की अनुमति देने के लिए, सदन के अध्यक्ष को अधिक शक्ति देने के लिए, दलीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए, बार बार दल बदल से उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि बार बार कोई दल नहीं बदले और अस्थिरता नहीं बने राजनीतिक में, इसीलिए 10वीं अनुसूची को लाया गया था। 10 शेड्यूल दल विरोध, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ इसको बोलते हैं। 32 में कह रहा है कि यदि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देते हैं या उनका निधन हो जाता है तो क्या होगा? राष्ट्रपति को तुरंत नया प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है, 6 महीने के भीतर लोकसभा के बहुमत सिद्ध करे, ये नहीं होगा। लोकसभा स्वतः भंग हो जाती है और नए चुनाव आवश्यक हो जाते हैं, ये भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन सी होगा, मंत्री पद स्वतः भंग हो जाती है, मंत्री पद स्वतः भंग हो जाती है। क्या होगा? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्टैंड्स ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। 34 में क्या कह रहा है, सॉरी 33 में, कि भारत में न्यायिक स्वतंत्रता मुख्यतः निम्नलिखित में से किससे सुरक्षित होती है? निश्चित सेवा शर्तें, कार्यकाल की सुरक्षा, अवमानना की शक्तियां, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 34 में क्या कर रहा है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा महान्यायवादी महान्याय अभिकर्ता के बीच में, यानी कि ये पूछ रहा है आपका अटॉर्नी जनरल और सोलिसिटर जनरल। अटॉर्नी जनरल जो होता है फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है देश का, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। और इसका ऑप्शन होगा 34 का आपका, ऑप्शन इसका होगा ये महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी है, और जो कि सोलिसिटर जनरल इसको बोलते हैं, वो स्टेट में होता है, वो द्वितीय होता है, तो 34 का डी हो जाएगा। 35 में क्या है? संविधान संशोधन प्रस्तावित करने वाले एक निजी सदस्य के विधेयक के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? विशेष बहुमत तथा राज्यों द्वारा अनुमोदन, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, तो इसका विशेष बहुमत यानी कि स्पेशल मेजोरिटी हो जाएगा इसका, ठीक है। कह रहा है कि संविधान संशोधन प्रस्तावित करने वाले एक प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में पूछ रहा है, प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, इसका स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है। 36 में क्या है कि माधव गाडगिल पर्यावरण विज्ञान से संबंधित है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। के कस्तूरी रंगन अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित है, ये भी ऑप्शन सही है। राजगोपाल चिदम्बरम नाभिकीय विज्ञान से संबंधित है, ये भी सही है। और अवैध सिद्दीकी जो कि जीव विज्ञान से संबंधित है, इसका चारों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन 36 का ये हो जाएगा। 37 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, खुद को पहचानिए। इसमें देखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है, ये तो सही हो जाएगा। सबसे पहले पहला सही होगा आपका, शक संवत पर राष्ट्रीय पंचांग, और उसमें पूछ रहा है कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं है। प्रथम माह अपनाता है, ये भी सही है, चैत को प्रथम महीना मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचांग 26 नवंबर 1949 को आधिकारिक रूप से बनाया, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय पंचांग है जो कि आपका ये 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। ये देखने में थोड़ा सा गलत लग रहा है कि 26 जनवरी 1949 को संविधान अडॉप्ट हुआ था, ठीक है।
और राष्ट्रीय पंचांग सूर्य आधारित पंचांग है, इसका ऑप्शन 4। तो इसका 3 वो सही है और 3 गलत है, तो आंसर हो जाएगा डी, केवल 3 गलत है आपका। 38 में है कि भारत में रक्षा प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मतलब सीडीएस पद का सृजन कब किया गया? तो ये आपका 2019 में किया गया था, 15 अगस्त 2019 को किया गया था, ठीक है, 15 अगस्त 2019 को। और प्रभावित 2020 से हुआ है, जनवरी 2020 से प्रभावित हुआ है। 39 में बिहार सरकार में खेल मंत्री श्रेयसी सिंह है, जो किस खेलों के वर्ग से संबंधित है? तो यह है जो कि आपका निशानेबाजी से संबंधित है, यानी कि शूटिंग से संबंधित है, शूटिंग से संबंधित है। और इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है इसी में, कॉमन 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में। 40 में देखिए एक नया क्वेश्चन था कि बंधु बिहारी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता शंकरसन ठाकुर है, 40 का ये हो जाएगा। 41 में कह रहा है शांति अधिनियम 2025 संबंधित है, तो शांति से नहीं लग रहा है कि आपको न्यूक्लियर से संबंधित होगा, यानी कि आणविक, न्यूक्लियर मतलब क्या होता है? आणविक, तो न्यूक्लियर से संबंधित है। शांति अधिनियम 2025 आपका आणविक ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है। 42 में कह रहा है एक उच्च शिक्षा नियामक के लिए विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 निम्नलिखित किन संस्थाओं का प्रतिपादित करता है? तो बीच में थोड़ा सा दोस्त पढ़ा होना चाहिए, तभी आपका सही हो सकता है। तो ये आपका हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, एक सेकंड, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको यूजीसी बोलते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट्स कमीशन, और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि AICTE, और एक NCTE है, भारतीय शिक्षक शिक्षा परिषद, NCTE है। तीनों मिलकर इस विधेयक में पास हुआ था, तीनों के बारे में चर्चा है। तो इसका 42 का कौन सा ऑप्शन होगा? सी हो जाएगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और भारतीय शिक्षक शिक्षा परिषद। और इसको आप लोग बना सकते थे, क्योंकि देखिए ये तीनों में ऑप्शन दिया हुआ आपका भारतीय विधिक परिषद, भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय चिकित्सा परिषद। तो एक ऑप्शन थोड़ा सा ऑड लग रहा था, ये सी वाला ही, तो इसका आंसर सी ही होगा, ठीक है। 43 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में आवधिक श्रम बल संरक्षण PLFS जारी करती है? यानी PLFS को कौन जारी करता है? तो इसका ये हो जाएगा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ये भी थोड़ा सा डीप क्वेश्चन था, ठीक है। इसको किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? तो इसको रिलीज किया जाता है ऐसे NSO के द्वारा, ठीक है। और NSO को ऑपरेट कौन करता है रिलीज करने के लिए? तो ऑपरेट किया जाता है इसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स, जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स, ठीक है, सांख्यिकी जिसको बोलते हैं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। 44 में क्या दिया हुआ है? देखिए ये राष्ट्रीय युवा दिवस आपका कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। और इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 अगस्त के मनाया जाता है, ठीक है। अगर ए का 3 होगा तो ए का 3 किस में है? ए और डी में है, तो बी तो आपका खत्म हो जाएगा, पहले इसको छाट लेंगे, ठीक है। उसके बाद पूछा है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी कि नेशनल साइंस दिवस यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये सभी को पता है कि 28 फरवरी को होता है, यानी कि आपका सी का 2 हो रहा है, सी का 2 इसमें दिया हुआ है, सी का 1 इसमें दिया हुआ है, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एक खत्म हो जाएगा। आपको इसमें से 2 को भी आता था, इसका आपका सही हो सकता था, ठीक है। और एक रह गया राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है जो कि आपका 11 नवंबर को मनाया जाता है, और सेना दिवस है जो कि 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 45 में देखेंगे कि बिहार में बलिराजगढ़, मधुबनी, जफरडीह, नालंदा और कोल्हुआ वैशाली में क्या है? तो ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उत्खनन स्थल है। 46 में क्या पूछा है? ओ सॉरी, 46 में पूछा है कि हॉर्मुज हॉर्मुज जल मार्ग किसको जोड़ता है? तो ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है अरब सागर से, फारस की खाड़ी ओमान खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। 47 ने पूछा है कि नेपाल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह हैं, जो कि किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो ये राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से संबंधित है। 48 में क्या पूछा है कि भारत में नव युवतियों के लिए हार्मोन पैप्लोमावायरस HPV है, जो टीकाकरण किस प्रकार के कैंसर को दूर खत्म करने के लिए शुरू किया गया है? तो ये गर्भाशय ग्रीवा कैंसर, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या? सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर इसको बोलते हैं। 48 का डी हो जाएगा। 49 में है कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र, तो ये आपका मोहाली मोरीगांव सानत गुजरात में, सानत कहाँ? गुजरात में किया गया। 50 में पूछा है कि महिला आरक्षण अधिनियम 2023 106वां संविधानिक संशोधन अधिनियम लोकसभा और विधानसभा के महिलाओं को 33% सीट आरक्षित करने के अधिदेश करता है। इसका नामकरण क्या दिया गया है? इसका ऑप्शन होगा ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम। 51 में क्या पूछा है कि भारत के संसदीय इतिहास में लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव निम्नलिखित में किनके विरुद्ध लाया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि जीवी मालवनकर है, जो कि आपका 1954 में इसको स्पीकर जो होता है, तो स्पीकर को रिमूवल किस आर्टिकल के द्वारा होता है? लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव। तो ये आर्टिकल 94 के, एक सेकंड, हाँ 94 के होता है, 94 से। और जीवी मलवाकर है,
जबकि 1954 में इनको किया गया था। और हुकुम सिंह को 1965 में, ठीक है। और ये बलराम जाखड़ है जो कि इनको 1987 में। और ओम बिरला का भी चल रहा था ये, इसी कारण ये न्यूज में था, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओम बिरला अभी तक लोकसभा के स्पीकर है। इनको हटाने का मतलब इनको हटाने के लिए भी ये आर्टिकल 94 का प्रयोग किया गया था। 52 में क्या पूछ रहा है देखिए, बहुत से सिंपल क्वेश्चन था ये। 52 का बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपको एक क्वेश्चन इसमें याद रहता था ये पूरा बन सकता था। इसमें पूछ रहा है कि डेविस कैप किससे संबंधित है, तो ये टेनिस से संबंधित है। अब देखिए सी का वन इसमें किसी में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, एक में दिया हुआ है इसमें। इसका ऑप्शन कौन सा होगा, डी हो जाएगा। बस डेविस कप याद रहता तो ये सारे क्वेश्चन बन सकता था। तो डेविस का आपका टेनिस हो जाएगा, डुरैंड फुटबॉल हो जाएगा, विजय हजारे आपका क्रिकेट हो जाएगा, सुल्तान अजला आपका हॉकी हो जाएगा। 53 में है कि 24 दिसंबर 2025 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के ने अपने सबसे भारी रॉकेट LMB-3 M6 का प्रक्षेपण किया। और LMB-3 M6 का उपनाम रखा गया है, तो इसका बाहुबली नाम रखा गया है, ठीक है। इसका नाम रखा गया है बाहुबली, जो कि इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। और 54 में है कि 2017-18 में घोषित एवं लागू किया गया चुनावी ऋण यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड इसको बोलते हैं इंग्लिश में। इलेक्टोरल बॉन्ड को कब खत्म किया गया, तो सेंस वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा आप लोग बैकअप में जाते हैं तो आपका सही हो सकता था। ये 2024 में खत्म हुआ। रधवा 55 में क्या है, दिव्या देशमुख। तो दिव्या देशमुख तो सभी को पता है कि चेस से रिलेटेड है। अब देखेंगे कि ए का 4 किस में दिया हुआ है, ए का 4 आपका दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है, इसलिए आपका ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद सुरुचि फोगात है जो कि आपका आपका ये किससे संबंधित है, शूटिंग से संबंधित है, पिस्टल निशानबाजी से। तो बी का अगर 2 होगा तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। बी का 2 दिया हुआ, सी का 1 हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, बी का इसमें 1 हो जाएगा, हाँ बी का 1। और इसमें ऑप्शन थोड़ा सा, एक सेकेंड, ये आपका ऑप्शन थोड़ा सा गलती हो गया है, फिर से देख लेते हैं एक बार। कह रहा है क्या, हाँ ये दिव्या देशमुख है जो कि किससे संबंधित है, तो दिव्या देशमुख है जो कि आपका ये अंतिम पंगाल आपका रेसलिंग से संबंधित है, ठीक है। डी है जो अंतिम पंगल है जो आपका ये कुश्ती से संबंधित है। तो डी का अगर 3 होगा, एक सेकेंड, इसका 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 आंसर आप लोग इसका ठीक है, इसका थोड़ा सा देखिए, इसका आंसर थोड़ा गलत हो रहा है 55 का। आगे बढ़ते हैं। 56 में क्या कह रहा है कि मिलान करना है नेतृत्व करता किसान आंदोलनों का स्थान का। कह रहा है जमुना कार्यो पंडौल। देखिए ऑप्शन ये हो जाएगा इसका, कौन सा सुमेलित नहीं है जो ही पूछ रहा है। तो पंडौल है, जो पंडौल का कौन किए थे, ये राजकुमार शुक्ला किए थे इस आंदोलन का। और जमुना कार्यो थे, ये भी लीडर थे, किसान का ही लीडर थे, लेकिन ये नहीं किए थे पंडौल का। बाकी सब सही है। राहुल संस्कृतियान अनवारी, कार्यानंद शर्मा बढ़िया ताल, और यदुनंदन शर्मा रेवाड़। 57 में क्या कह रहा है देखिए, थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन पूछा था इस बार कि महात्मा गांधी के चंपारण दौरा के मध्य लगभग कितने किसानों का बयान दर्ज किया गया था, तो ये 800 किसानों का बयान दर्ज किया गया था। ये बहुत ही नया क्वेश्चन था इस बार। 58 में क्या है कि 1908 यानी कि 1908 ईस्वी के मुजफ्फरपुर बम कांड में किस की हत्या हुई थी, टैगॉर जैक्सन। तो ये किंग्सफोर्ड की हत्या की साजिश की गई थी, लेकिन किंग्सफोर्ड की हत्या उसकी पत्नी और बच्चे की हत्या हुई थी। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त में से किसी का नहीं। 59 में क्या कह रहा है, संस्थापक संपादक और पैम्फलेट समाचार पत्र की। देखिए कौन सा कथन सही नहीं है जो देखना है इसमें, कि तारकनाथ दास फिर हिंदुस्तान ये सही है, यूनिवर्सिटी न्यू इंडिया ये भी सही है, रामनाथपुरी सर्कुलर ये आजादी ये भी सही है, सर सैयद अहमद खान अल हिलाल ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अल हिलाल जो किसका है, अल हिलाल है जो आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद का है, ठीक है। सईद अहमद का नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर 59 का। और 60 का देखेंगे, कह रहा है बैंकोवर में किसने स्वदेश सेवगृह की स्थापना की। बैंकोवर में स्वदेश सेवकगढ़ सेवक गृह यानी कि सेवक गढ़ की स्थापना की, तो ये GD कुमार ने किया था। 60 का सी हो जाएगा। 61 में कह रहा है चटगांव के रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारने के दौरान किस महिला क्रांतिकारी की मृत्यु हुई, तो ये प्रीति लता बाडेदार की मृत्यु हुई थी। इसका ऑप्शन बी हो जाता 61 का। 62 का कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के विदेशी समर्थन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। यूएसए के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने यूके के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल पर दबाव डाला कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करे, ये सही है। चीनी के राष्ट्रपति चियांग काई शोक ने भी ऐसा किया, ये भी ऑप्शन सही है। इसका हो जाएगा 62 का ए और बी दोनों हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा।
63 में क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ये लखनऊ पैक्ट से जाना जाता है, जो कि आपका 1916 में हुआ था। 64 में कह रहा है किस भाषा में गदर पत्रिका का पहला अंक प्रसारित किया? तो कई लोग इसका गुरुमुखी मार दिए हैं, लेकिन पहला आपका उर्दू में प्रकाशित किया गया था, उर्दू के बाद गुरुमुखी में किया गया था। ये आपका 1913 में जो गदर पार्टी आया था ना, आया था 1913 में, और उसका एक पत्रिका संपादन हुआ था, जो कि सबसे पहले हुआ था 1 नवंबर 1913 को, जो कि आपका उर्दू में हुआ था, उर्दू में हुआ था। उसके बाद फिर गुरुमुखी में हुआ था, ठीक है, 1 महीने के बाद गुरुमुखी में हुआ था। 65 निम्नलिखित में से 1913 में किस विदेशी नगर में हिंद एसोसिएशन का गठन हुआ? हिंद एसोसिएशन का गठन कहाँ हुआ था? तो ये पोर्टलैंड में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? तो इमाइग्रेंट वर्कर द्वारा हुआ था। इमाइग्रेंट वर्कर जो इमाइग्रेट करके वहाँ काम करने गए थे, उनके द्वारा हिंद एसोसिएशन का गठन फॉर्म हुआ था। 66 में कह रहा है निम्नलिखित में से किससे द बंगाल रेगुलेशन 1795 किससे संबंधित था? तो ये शिशु हत्या, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड, इससे संबंधित था। और उस टाइम का जो गवर्नर जनरल थे, ये कौन थे? तो सर जॉन शोर थे, ठीक है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 66 का। 67 में कह रहा है 1888 ईस्वी में किसने द यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की? तो ये सर सैयद अहमद खान ने किया था, जो कि ये फाउंडर थे किसका? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, अलीगढ़। 68 में क्या करा कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल को युद्ध अधिक युद्ध आगे भी युद्ध नीति का अनुसरण किया गया? तो ये ब्लेसली हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 69 में क्या है? निम्नलिखित में से किससे सूर्यसत सनसेट लॉ, देखिए सनसेट लॉ के बारे में पूछा गया है, तो इसका जमींदारी हो जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 70 में क्या होगा? सनसेट लॉ क्या होता था? जो कि जमींदार को टैक्स देना होता था सनसेट होने के पहले, अगर वो सनसेट होने के पहले टैक्स नहीं दे पाता था, तो उसे तो मतलब कि ब्रिटिश के द्वारा बहुत ही कठोर सजा दिया जाता था। 70 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन हाफिज रहमत खां से संबंधित है? तो ये रोहिला जो कि हाफिज रहमत खां से संबंधित है। 71 में कह रहा है कि भारत के किस क्षेत्र पर सुल्तान जैनुल अबुद्दीन का शासन किया था? तो ये कश्मीर क्षेत्र पर किए थे जैनुल आबुद्दीन, जिनको बुढ़ शाह भी बोला जाता था। बुढ़ शाह, बुढ़ शाह मतलब होता है ग्रेट किंग, द ग्रेट किंग। 72 में है किस प्राचीन भारतीय महिला को प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ थेरी गाथा लिखने का श्रेय दिया गया? तो एक खेमा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। 73 में है कि राजा मेनांडर प्रथम और भिक्षु नागसेन के बीच संवाद पर आधारित प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो मिलिंद पानो हो जाएगा। 74 में है कि 4 आर्य सत्य किस धर्म से मूल शिक्षाएं? तो बौद्ध धर्म से है, 4 नोबल ट्रूथ्स। 75 में क्या है कि अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? तो अभी अबू फजल थे, जो कि आपका ये शेख मुबारक के संत पुत्र थे। 76 में क्या है कि तक्षशिला या निम्नलिखित किन दो नदियों के बीच स्थिरता है? तो ये इंडस और झेलम के बीच, यानी कि आपका सी हो जाएगा, सिंधु और झेलम के बीच स्थित है। इंडस मतलब सिंधु होता है। सतमेव जयते वाक्यांश किस उपनिषद में उपलिखित है? तो ये मुंडका उपनिषद में उपलिखित है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 77 का सी हो जाएगा। 78 में कह रहा है कि अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार जो तानसेन थे, उनका मूल नाम क्या था? उनका मूल नाम था राम तनु पांडे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 78 का। 79 में क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से सबके समकालीन थे सिवाय किसके? तो जलालुद्दीन खिलजी के थे, अलाउद्दीन खिलजी के भी थे, इसके भी थे, तो इसका नहीं थे, शमसुद्दीन उद्दीन इसके, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, 79 का ये हो जाएगा। 80 में कह रहा है कि धर्मशास्त्र के एक लेखक ने सती प्रथा का विरोध किया और इसे आत्महत्या का समान बताया, निम्न में से वह कौन थे? तो ये मेधा तिथि थे, मेधा तिथि थे। 81 में कह रहा है कि कावेरी नदी डेल्टा में चिकने चमड़ी वाले उद बिलाव के संरक्षण के लिए किस राज्य सरकार ने पहल शुरू की? तो ये तमिलनाडु ने किया है। 82 में क्या है कि यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार अर्ध अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए शुष्कता सूचकांक क्या है? तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 0.20 से 0.50, यानी कि ये जो यूएनईपी है एरिडेटी इंडेक्स क्लासिफिकेशन गाइडलाइंस मेजर्स करता है, और इसमें बताया जाता है कि एक पूछ रहा है इसमें शुष्कता अर्ध शुष्क के बारे में पूछ रहा है, तो अर्ध शुष्क है जो कि आपका 0.20 से 0.50 है। और एरिड अगर खाली शुष्क पूछेगा तो आपका 0.5 से 0.20 होता, ठीक है। 83 में क्या है कि दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो ये उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है, दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग। 84 में है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला अंतर्देशीय जल मार्ग है? तो इसमें से सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला है जो कि रहाइन, इसको रहाइन बोलते हैं, रहाइन जल मार्ग है, और ये जर्मनी और स्विट्जरलैंड
फ्रांस, नीदरलैंड को जोड़ता है। 85 में क्या है कि डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम डील आरएमपी के अंतर्गत लैंड स्टेक पायलट परियोजना किन दो क्षेत्रों में शुरू की गई थी? तो ये आपका यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ यानी कि केंद्र शासित राज्य चंडीगढ़ और तमिलनाडु में की गई थी। 86 में कह रहा है कि दिसंबर 2025 तक पूरे भारत में कितने वंदे भारत ट्रेन चालू थी? तो ये ऑप्शन थोड़ा सा क्रिटिकल था भाई, क्योंकि इसमें 164 ट्रेन चलाया गया था और ये पीआईबी का क्वेश्चन है। पीआईबी का जो रिलीज करता है रिपोर्ट, उसमें कहा था कि 164 ट्रेन अभी दिसंबर तक पूरे भारत में ट्रेन चालू थी और 274 डिस्ट्रिक्ट में लागू है और इसमें 7.5 करोड़ पैसेंजर भी जुड़ चुके हैं। और अगर आपसे पूछ दे कि गया डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछ दे, जैसे कि गया डिस्ट्रिक्ट में कितने वंदे भारत ट्रेन चलती है, तो गया में फिलहाल अभी 11 वंदे भारत ट्रेन पार होती है गया जी से। पटना के बारे में पूछ सकती है आप लोग, पटना के एक बार देख लीजिएगा। 87 में क्या कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने बाजवा अहमदाबाद खंड पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली कवच का कौन सा संस्करण चालू किया? तो ये कवच 4.0 हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 88 में क्या कह रहा है कि इसरो ने उच्च थ्रस्ट CE-20 यानी कि क्रायोजेनिक इंजन का प्रशिक्षण किस केंद्र पर किया? तो ये इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी में किया है और ये मार्च 2026 में हुआ। हाल ही फिलहाल का करंट अफेयर है ये। 89 में क्या है कि सीमेंट और निर्माण क्षेत्र में कार्बन कैप्चर तकनीक विकसित करने के लिए राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद एनसीबी ने किस स्टार्टअप के साथ साझेदारी की? तो ये आपका ट्रेस जीरो टेक्नोलॉजिकल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा साझेदारी की है। 90 में क्या है कि योग महोत्सव 2026 के दौरान आयुष मंत्रालय ने एडवांस्ड बाई ब्रेक कोर्स शुरू किया। यह किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है? तो ये कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। 91 में क्या कह रहा है कि भारत में खाद्य व्यवसायों के लिए अस्थायी लाइसेंस और अनुपालन सुधार किस संगठन ने शुरू किए? तो ये फसाई ने किया है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। 92 का क्या है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील? तो ये रेणुका झील है और रेणुका वेटलैंड भी है वहाँ एक। 93 में क्या कह रहा है कि सैन एंड्रियस फॉल्ट पर कौन सी दो विवर्तनिक प्लेटों से मिलती है? तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा प्रशांत प्लेट और उत्तरी अमेरिकी प्लेट हो जाएगा सैन एंड्रियस फॉल्ट में। 93 का ये होगा। 94 में है कि अरब सागर के किनारे सबसे लंबी तट रेखा भारतीय राज्य? अरब सागर के किनारे पूछ रहा है, ठीक है। अगर ये ऐसे इसका गुजरात कोस्ट सबसे लंबा होता है, इंडिया में सबसे ज्यादा लंबा कोस्ट गुजरात का ही है। 95 का क्या है कौन सी जलद मरुमध्य अरब सागर को फारस खाड़ी से जोड़ती है? तो ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया, इसमें उल्टा करके पूछ दिया गया कि हॉर्मुज जलमुर्ज को कौन सा खाड़ी जोड़ती है अरब सागर से। इसमें पूछ दिया है कि अरब सागर को फारसी खाड़ी से जोड़ती है, तो हॉर्मुज स्ट्रेट यानी कि हॉर्मुज जल मरु मध्य जोड़ती है। 96 में क्या है कि भारत का सबसे लंबा और दुनिया का सबसे लंबा कुलीन तट कौन सा है? यानी कि कुलीन तट का होता है आपका ये बीच, जिसको बीच बोलते हैं। भारत के सबसे क्या बोलते हैं, बीच बोलते हैं, जो समुद्र के किनारे घूमने वाला होता है, तो मरीना बीच हो जाएगा। 97 में कह रहा है रामसर सम्मेलन की बैठक कहाँ हुई थी? तो रामसर ईरान हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। 98 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे बिहार का एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल माना जाता है जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के प्रतिनिधित्व करता है? तो इसमें बराबर तो यूनेस्को भी नहीं मिला है, नालंदा महाविहार को भी नहीं मिला है, ये महाबोधि बिहार हो जाएगा, यूनेस्को का विरासत प्रतिनिधित्व करता है। सबसे आगे इसको महाबोधि को ही मिला था। 99 में क्या है किस भारतीय शहर की योजना वास्तुकार एडविन ल्यूटियंस ने बनाई थी? तो नई दिल्ली की। 100 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि का वर्णन करता है? तो ये हो जाएगा तापमान व्युत्क्रम प्रतिलोमन हो जाएगा, 100 का ये हो जाएगा। अब देखिए 101 में क्या है कि यदि दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति घड़ी पहने हुए किसी मीनार की चोटी से गिरता है तो मुक्त पतन के दौरान घड़ी समय पर बताती है। घड़ी का कार्य स्टीयरिंग की क्रिया पर निर्भर करता है और इसका गुरुत्वाकर्षण से कोई संबंध नहीं है, तो इसका ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा। इसका कथन और यानी कि सी हो जाएगा, अभिकथन और कारण दोनों सत्य है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। 102 क्वेश्चन में है कि तांबे के एक ठोस गोले को गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन देखा जाएगा? तो इसमें से ए और बी दोनों देखा जाएगा, गोले की त्रिज्या और गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले के द्रव्यमान में कोई चेंजेस नहीं होगा। 103 में क्या कर रहा है मिलान करना है, पासा को मिलान करना है, तो पासा जो कि डाइस जिसको बोलते हैं, तो ये आपका क्यूब हो जाएगा, ए का 3 होगा, तो आपका तो सी खत्म हो जाएगा, डी भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद फुटबॉल है,
फुटबॉल आपका कौन सा आकार होगा, तो यह स्फेयर गोला आकार का होगा, यानी कि बी का 4 होना चाहिए, बी का 4 होगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन, चलिए खत्म हो जाएगा। नई पेंसिल बेलन हो जाएगा, आइसक्रीम शंकु हो जाएगा, आइसक्रीम का कोन आइसक्रीम जो खाते हैं हम लोग। 104 में क्या है कि बैरोमीटर के तापमान में अचानक गिरावट क्या दर्शाती है, तो तूफानी मौसम को दर्शाती है। आप लोग कमेंट में बताइए कि अगर अचानक से ऊपर बैरोमीटर का तापमान हो जाएगा तो क्या क्या होगा फिर। 105 में क्या है कि दूरी की निम्नलिखित इकाइयों पर विचार करना है, इसमें से छोटा से बड़ा को लिखना है छोटे से बड़े क्रम में। तो मिलीमीटर में क्या होता है जी, मिलीमीटर में आपका होता है 10 के पावर -3, माइक्रो में क्या होता है 10 के पावर 6 और पिकोमीटर में होता है 10 के पावर -12, नैनोमीटर में होता है 10 के पावर 9। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा, क्या क्या लिखना है, छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटा आपका है कौन सा, पिकोमीटर हो जाएगा, यानी कि 3421। अब 106 में देखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग है जो कि चिकित्सा गतिविधियों में मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है, तो ये एंडोस्कोपी के लिए यूज होता है। 107 में क्या है कि निम्नलिखित ठोस पिंडों पर विचार करें और उन्हें परिमाण के अनुसार भारी से हल्के क्रम में व्यवस्थित करना है। पृथ्वी का कुल द्रव्यमान, एक कृत्रिम उपग्रह का द्रव्यमान, पृथ्वी पर मौजूद कुल ठोस पदार्थ के द्रव्यमान और परमाणु का द्रव्यमान। तो थोड़ा भी ये भी थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, ठीक है। इसका आप बनाते हैं थोड़ा सा कोशिश करके तो हो जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सबसे पहले तो 1 होगा, पृथ्वी का कुल द्रव्यमान, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा आपका पृथ्वी पर मौजूद कुल ठोस पदार्थों का द्रव्यमान। उसके बाद 2 आ सकता है, एक कृत्रिम उपग्रह का द्रव्यमान आ सकता है। उसके बाद क्या आएगा, परमाणु का द्रव्यमान। तो इसका ऑप्शन हो जाता है बी 1324। 108 में क्या है कि ट्रांजिस्टर बनाने का अक्सर उपयोग किया जाने वाला 2 तत्व है जो कि सिलिकॉन और जर्मेनियम। 9 में प्रश्न है क्या कि 2 कथन दिए गए हैं जिसमें है कि कोयला एवं पेट्रोलियम उत्पादों से जलने से वायु प्रदूषण होता है, ये तो सही हो जाएगा। कोयला और पेट्रोलियम ऊर्जा के नवीकरणीय गैर नवीकरणीय स्रोत है, ये भी सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो इसका हो जाएगा आपका अभिकथन कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण अभिकथन सही व्याख्या नहीं है, तो डी हो जाएगा इसका ऑप्शन। 110 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म द्रव कहलाता है, तो ये इसमें सोना तो नहीं होगा क्योंकि सॉलिड हो जाता है ये। जल ऑक्सीजन होगा, ये वायु और कोई भी द्रव हो सकता है, तो इसका ऑप्शन बी और सी दोनों हो सकता है, या तो फिर ये बी ही होगा। ऐसे तो बी और सी दोनों होगा इसका ऑप्शन 110 का। 111 में है आपका मैच करने के लिए है, और ये एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि दिया हुआ है RH CL वासगा से, नहीं सॉरी, ये लूसेंट से ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ये लूसेंट से डाला हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। 110 का, सॉरी 111 का, ये लूसेंट से डाला हुआ है और ये सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, सरफेस। तो इसका देख लेंगे एक बार, इसका हो जाएगा इसका सी होगा, ऐसे ए का 4 हो जाएगा क्योंकि RH CL है जो कि विल्किंसन उत्प्रेरक है, और बी का 3 है ट्रांस, जिसको बोलते हैं RHCOH PH3, तो ये बी का 3 होगा हाइड्रो फॉर्मलाइजेशन, और सी का दिया हुआ है 1 व्यासक यौगिक, और SPF3 है, इसका हो जाएगा स्वार्ट्स अभिकर्मक। 112 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम यस्क नहीं है, बॉक्साइट, कोरेंडम, फ्लसफर, गैलेना। तो गैलेना आपका नहीं होगा इसमें, ठीक है। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी पार्ट 1 6 सॉरी एनसीईआरटी 12 का क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी 12 से। राल्ट्स का नियम पूछा है, देखिए राल्ट का नियम, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये आपका 12th का चैप्टर 2 में है, एनसीईआरटी 12th चैप्टर 2 में दिया हुआ है, और इसका आंसर सी होगा P0 माइनस P बाई P0 इक्वल टू N बाई N प्लस कैपिटल N। 114 में क्या है कि कार्बोऑक्सी पेप्टीज किस धातु का एंजाइम है, तो ये आपका जिंक हो जाएगा इसका 114 का। 115 में क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय है, तो ये O2 हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन होगा। 116 में है कि निम्न में से किसका बॉन्ड ऑर्डर है जो कि समान है, तो इसका ऑप्शन होगा C1 और 3, CN और NO प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो समान है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 12th। देखिए जितना भी क्वेश्चन साइंस से पूछा गया सब 11 12 का ही है, 11 12 एनसीईआरटी का। ये
क्या है, नीन हाइड्रेट परीक्षण में प्रयुक्त होता है। तो ये अमीनो एसिड के पहचान में होता है। और ये बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है, बायोमोलिक्यूल्स का। 118 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से ब्रांच-टेड अम्ल और ब्रांच-टेड क्षार दोनों जैसा कार्य करता है। तो ये HCO3 माइनस O3 हो जाएगा, HCO3 माइनस हो जाएगा 118 का डी। 119 में क्या है कि स्मूथ मसल में बीटा 2 एंड्रीनर्जिक रिसेप्टर के सक्रिय होने से होता है। तो मांसपेशियों का शिथिलीकरण होता है, इसका ऑप्शन डी होगा, मांसपेशियों का शिथिलीकरण 119 का। और ये क्या है कि पैराक्राइन सिग्नलिंग अणुओं में क्रिया सीमित होती है, क्योंकि क्योंकि तेजी से ये विघटित होते हैं या अस्थिर हो जाते हैं। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा रैपिडली। और एक सेकेंड, 121 में क्या है कि MHC अणु मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार है। तो ये टी कोशिकाओं को एंटीजन प्रस्तुत करना, टी कोशिकाओं को एंटीजन प्रस्तुत करता है। और 122 में है कि प्लाज्मा में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण रक्त जमाव घटक होता है। तो ये फाइब्रिन हो जाएगा 122 का। किसी प्रणाली की ऊष्मा सामग्री को कहा जाता है, किसी प्रणाली को, तो ये एंथैल्पी कहा जाता है। 124 में क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न ऑक्सीजन सल्फर चयापचय करने वाले बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न नहीं होती है, फोटो रिसेप्शन की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से उत्पन्न होती है। तो 124 का होगा आपका ये 1 हो जाएगा, इसका सल्फर चयापचय करने वाले बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न नहीं होती है। और 125 में है कि आर्किया को एक विशिष्ट जीवन के रूप में किस आधार पर पहचाना गया। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, इनके राइबोसोम RNA में विशिष्ट अनुक्रम पाए जाते हैं। 126 में है कि रक्त वाहिकाओं में कैल्शियम आयन की सांद्रता बढ़ने से क्या होता है। तो ये क्या होता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है, रक्त वाहिकाओं का संकुचन होता है। रक्त वाहिकाओं में कैल्शियम आयन की सांद्रता बढ़ने से रक्त वाहिकाओं में संकुचन होता है। ये क्या है कि साइटोकाइंस मुख्यतः होते हैं। तो साइटोकाइंस मुख्यतः पेप्टाइड में होते हैं, 127 का डी हो जाएगा। ये दिया हुआ 128 में कि निम्न में से कौन क्षारीय अमीनो एसिड है। तो ये आपका जो है कि लाइसिन है कि क्षारीय अमीनो एसिड है। 129 में क्या दिया हुआ है कि बड़ा समतुल्य स्थिरांक के EQ यह दर्शाता है कि अभिक्रिया स्वतः आगे नहीं बढ़ेगी, अभिक्रिया ऊष्मा अवशोषित करेगी। तो 129 का आपका सी हो जाएगा, समतुल्य पर प्रणाली में मुख्यतः उत्पाद होते हैं। 130 में है कि वह विलयन जिसका pH 5 है वो क्या होता है, pH 5 रहेगा तो क्या होगा, अम्लीय होगा, एसिडिक होगा। और 131 में रीजनिंग दिया हुआ है आपका 131 में, तो इसका आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। इसका बी होगा ऑप्शन 18। और इसका हो जाएगा सी 6492 132 का। और 133 में भी है, 131 का होगा ये रूगल हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। और 134 में क्या है, एक विशिष्ट कोड में भाषा का अर्थ है गुमराह जो क्रिकेटर, और 2646 का अर्थ है ही प्लेट फ्रॉम मद्रास। तो रीडिंग से दोस्त कम से कम 20 क्वेश्चन था रीजनिंग से, ठीक है, रीजनिंग का काफ़ी ठीक था। 20 क्वेश्चन, अगर जिसका भी रिजल्ट होगा रीजनिंग से रिजल्ट होगा, क्योंकि 20 का 20 अगर सही कर देते हैं तो रिजल्ट होना ही होना है। तो इसका ऑप्शन होगा दुबई इज वेरी एडवांस्ड, सी हो जाएगा। 135 में है कि विशिष्ट कोड भाष में इसको लिखना है, तो इसका होगा मैग्नेट्स, 135 का डी होगा। 136 में कह रहा है, ये भी कोडिंग वाला है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है, तो इसका होगा इमोर्टल एंड रियलिटी। 137 में दिया गया है कि दिए गए अनुक्रम के पैटर्न को पूरा करने वाली संख्या को पहचाने। तो 137 का होगा आपका 60 56 47 31 है, तो इसका 11 होगा। और 138 में क्या दिया हुआ है, ये भी है। तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन था और ये नंबरिंग वाला क्वेश्चन था। तो आगे का इसका एक तो 138 का 180 हो जाएगा, और 140 का हो जाएगा आपका ये 99 आएगा इसका आंसर। और 141 का होगा आपका डी, आप लोग मिला सकते हैं, 141 का डी हो जाएगा। और इसका देख लेंगे 142 का, तो 142 में कह रहा है क्या कि सभी पुरुष गणित के पुरुष हैं। इसमें देखिए मिलान करना है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, 3-4 क्वेश्चन इससे भी थे। तो इसका ऑप्शन डी होगा PRT, ठीक है, 142 का। 143 का ऑप्शन होगा आपका बोथ 1 एंड 2 हो जाएगा। 143 का आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। कह रहा है कि कुछ शिक्षक डॉक्टर है, यानी कि कुछ शिक्षक डॉक्टर, यानी कि ये शिक्षक है टीचर और ये डॉक्टर है डी से।
सभी डॉक्टर ग्रामीण हैं, तो जितने भी डॉक्टर हैं क्या है, ग्रामीण हैं, यानी कि कह रहा है कि सभी ग्रामीण सुंदर है। उसके बाद कह रहा है कि सभी ग्रामीण हैं जो कि सुंदर है, ऐसे डिनोट कर दिए इसको। तो निष्कर्ष में क्या कह रहा है कि कुछ सुंदर शिक्षक हैं, तो कुछ सुंदर शिक्षक है, तो हाँ इसमें मेंटेन हो रहा है, ये आपका सही हो जाएगा। कुछ ग्रामीण शिक्षक है, ये भी सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन दोनों होगा। और इसमें क्या कर रहा है कि सभी संतरे केले हैं, मान के चलिए कि आपका ये संतरा है, ठीक है, और ये है जो कि सभी संतरे है क्या है, केला है, कैसे डिनोट कर दिए, कह रहा है कुछ केले सेब हैं, कुछ जो केले हैं क्या है, सेब है, यानी कि एप्पल से डिनोट कर देते हैं क्योंकि ऐसे यहाँ पर डिनोट कर दिए हैं, सेब है। फिर कह रहा है कि कुछ सेब नारियल है, कुछ सेब है जो कि नारियल है, यानी कि कुछ सेब है जो कि नारियल है। तो इसका कह रहा है क्या, कुछ सेब केले हैं, सेब हैं जो कि कुछ केले हैं, ये सही हो जाएगा। और इसका इसका क्या करा कि कुछ केले सेब हैं, कुछ केले हैं जो कि सेब, हाँ सभी केले संतरे हैं, तो सभी केले हैं जो संतरे हैं नहीं, कुछ केले संतरे हैं, तो ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। कुछ नारियल सेब है, तो ये भी सही हो जाएगा क्योंकि एप्पल है, ये नारियल है, तो कुछ नारियल सेब है, ये सही होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, 1 एंड 3। इसमें देखिए कह रहा है कि सभी जग प्लेट है, तो आपका देखिए ये जग है, तो सभी जग क्या है, प्लेट है। उसके बाद कह रहा है कुछ सभी प्लेट ग्लास हैं, सही प्लेट आपका ग्लास इसमें दिया हुआ है। और कुछ ग्लास चम्मच है, कुछ ग्लास है जो कि चम्मच है, ऑप्शन क्या करा है, सभी ग्लास चम्मच, सभी ग्लास चम्मच है, इसमें कुछ है, ये ऑप्शन गलत होगा। कुछ प्लेट ग्लास है, तो प्लेट देखिए कुछ प्लेट ग्लास है, कह रहा है कि प्लेट, कुछ प्लेट है जो ग्लास है, पूरा प्लेट है जो कि ग्लास है, कुछ नहीं पूरा प्लेट होती है, तो दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका ना तो 1 ना तो 2 होगा, जैसे 145 का बी होगा। और 146 में क्या दिया हुआ है, 146 का डी हो जाएगा आपका, ठीक है ये। और 147 का ए होगा, इसका ए हो जाएगा। और 148 का हो जाएगा सी, 148 का क्या होगा, सी होगा। और 149 का 44 होगा। और 150 का होगा क्या, 150 का होगा सी एम एच जेड, सी एम जेड एच हो जाएगा। तो ये रहा पूरा आप लोग का। तो इस वीडियो को जरूर देखिए अंत तक, क्योंकि 72nd बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि सेम टू सेम पैटर्न था इसका भी। और इसमें था कि 20 रीजनिंग दे दिया है मैथ्स से, और बीपीएससी में है कि थोड़ा सा 10 रीजनिंग देगा, 10 रीजनिंग 20 रीजनिंग नहीं देगा कभी, क्योंकि हमेशा से उसका ट्रेंड ही रहा है 10 रीजनिंग का। तो ठीक है दोस्तों, एनालिसिस देखिए आप लोग, कैसा लगा आप लोग का, कितना सही हुआ कमेंट में बताइए। और कटअप की बात करें तो जो बीपीएससी का जाता है भाई, उस तो उतना तो कटअप जाएगा ही जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन उतना भी हार्ड नहीं था, आसान ही था। क्योंकि अगर 20 वो रीजनिंग दिया हुआ है भाई, तो अगर कोई 70 सही कर रहा है और 20 रीजनिंग में से अगर 16-17 भी सही कर दे रहा है, तो 86-87 आराम से कटअप जा सकता है। यानी कि मान के चलिए कि कटअप आपका 90 तो जाएगा ही जाएगा, 90 प्लस बोलिए, 90 प्लस जाएगा, जिस हिसाब से क्वेश्चन था उस हिसाब से 90 प्लस जाएगा ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाय।